हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 5 जुडिशरी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। जुडिशरी का रोल क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, ये सारा का सारा चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब इस वाली वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे ये व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। तो जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ना डाउरी डेथ्स है। डाउरी का मतलब होता है दहेज। तो दहेज की वजह से जो बहुत सारी विमेंस की, औरतों की डेथ हो रही है, फॉल्स विद इन व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो जो डाउरी डेथ है मतलब किसी एक लड़की को जला करके मार देना, इस वजह से कि वो दहेज नहीं ला पा रही है, दोबारा बार बार शादी में दे दिया, फिर उसके बाद बार बार ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं उससे, और फिर नहीं वो दे रहे हैं तो मार दिया उनको, लड़की को। तो ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, मतलब पूरे समाज के खिलाफ ये क्राइम है। एंड इज वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो मार दिया भाई, क्राइम किया है, ये क्रिमिनल लॉ है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। तो चोरी करना और किसी को मार देना, मर्डर करना, ये सब क्रिमिनल लॉज होते हैं। और कुछ होते हैं सिविल लॉज। तो सिविल लॉज क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के बीच में लैंड डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि ज़मीन को लेकर के झगड़ा हो गया है, तो इस तरीके के जो है मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, बट झगड़े किस वजह से, जैसे किसी की ज़मीन को लेकर के, प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इंजरी नहीं पहुंचा रहे हैं किसी को। तो इस तरीके की, जैसे कि डाइवोर्स लेना है, अडॉप्ट करना है, तो ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं ये सारे सिविल लॉ के अंडर आते हैं। तो इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ। तो जुडिशरी क्रिमिनल लॉज का भी में भी डील करती है और सिविल लॉ में भी डील करती है। तो 2006 में टू प्रोटेक्ट विमेन एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है पास हुआ था, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून आया था, है ना। तो ये भी एक सिविल एक्ट था। तो सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों को बताया हुआ है। तो जो सिविल लॉ है डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, मतलब कुछ गुनाह किया है, जैसे कि विमेन को परेशान करना, मर्डर करना या फिर दहेज लेना। और सिविल लॉ कौन से होता है, जिसमें कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है किसी को, जैसे कि लड़ाई हो रही है, जैसे कि दो भाइयों के बीच में ज़मीन के ऊपर कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है, या फिर रेंट का मैटर है कि किराएदार ने किराया नहीं दिया है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, या फिर डिवोर्स के केस चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिविल लॉज, मतलब किसी ने दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया फिजिकली, बट एक हक की लड़ाई है बस। तो ये है पहला पॉइंट डिफरेंस का। दूसरा है इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। तो जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें एफआईआर लिखी जाती है विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। एफआईआर लिखी जाती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, और इसमें पिटीशन होती है। पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, ठीक है। मतलब इसमें एफआईआर नहीं होती है, कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, और क्रिमिनल लॉ में एफआईआर लिखाई जाती है पुलिस स्टेशन में जा कर के। नेक्स्ट है इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। अगर गिल्टी पाया गया तो एक्यूज को जेल में डाला जा सकता है, उस पर फाइन लगाया जा सकता है। तो इसमें कोर्ट कुछ रिलीफ कहने को, पैसे वगैरह या फिर किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस हिसाब का डिसीजन दे देती है कि किसका ज़्यादा हक है। फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड अ टेनांट। टेनांट होता है किराएदार, लैंडलॉर्ड जिसका घर है। तो अगर लैंडलॉर्ड है और टेनांट है कि टेनांट घर से भी नहीं निकल रहा और पैसा भी नहीं, मतलब किराया भी नहीं दे रहा, तो लैंडलॉर्ड ने केस कर दिया। तो अगर पूरा केस सॉल्व हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है, जिस कोर्ट में भी केस गया है, वो कहेगी टेनांट से या किराएदार से कि भाई पैसा दे दो वरना खाली करो घर। तो यही वाली चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं कि सिविल जो है लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर है। अब आगे आता है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट। क्या हर किसी के पास कोर्ट का एक्सेस होता है, क्या गरीब लोग भी कोर्ट जा सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर कोई बराबर है, पर क्या सच में ऐसा होता है, सच में सब बराबर है। तो ऑल सिटीजन्स, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, हर कोई एक्सेस कर सकता है कोर्ट हमारे देश में। ये इम्प्लाई करता है कि हर सिटीज़न के पास राइट है जस्टिस का। बट आपने पहले भी देखा कि कोर्ट जो है
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती हैं, बट कोर्ट्स जो है वो काफ़ी खर्चीली भी होती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। अगर कोई सिटीज़न बिलीव करता है कि उसके राइट जो है वॉयलेट किए जा रहे हैं, उसके राइट का हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है जस्टिस के लिए। वाइल कोर्ट जो है सबके लिए अवेलेबल होती हैं, इन रियलिटी इसकी जो एक्सेस होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैसे का खर्चा इसमें आता है। जो पुअर पर्सन होते हैं वो कैन नॉट रीड एंड हो, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और डेली काम करने पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए कोर्ट जाना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि कब सोचा, 1980s के टाइम पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जिसको हम PIL भी बोलते हैं, ये डाल दी जाए। इससे क्या हुआ कि PIL जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम मतलब मेनली हाई कोर्ट में इसको सुना जाता है। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या है कि जिस इंसान को न्याय लेना है ज़रूरी नहीं है कि वो ही पिटिशन फाइल करे। कोई भी जिसको लग रहा है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, वो कोर्ट में एक केस दायर करवा सकता है, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। जिसके राइट्स मतलब छीने गए हैं उसके हक में, मतलब उसके लिए कोई भी कंसर्न सिटीजन जिसको लगता है इस पर केस चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कोई भी कोर्ट में केस कर सकता है। वो होती है PIL। लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेजुअली सिंप्लीफाइड। लीगल प्रोसेस को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया कि अगर आप एक सिंपल सा लेटर लिख के भी भेज देंगे ना सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उसको भी एक तरीके से आप लोग की PIL मान ली जाएंगी। अर्ली ईयर्स जो थे PIL के, उसमें सिक्योर की गई जस्टिस, बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से जस्टिस मिली कि जो बॉन्डेड लेबर्स थे, ठीक है, प्रिजनर्स थे बिहार में मतलब लोगों ने सपोज करिए दुकान से एक चिप्स का पैकेट चुरा लिया और उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गई, तो वो 5-5 साल से मतलब जेल में ही पड़ा हुआ है इंसान, मतलब इतने पेटी क्राइम। उसकी सज़ा मान लीजिए सपोज करिए कि 6 महीने की थी, कि अगर उसने चोरी करी है किसी दुकान पर 10 रुपये की, 15 रुपये की, 1000 रुपये की, कितने की भी, तो उसको 6 महीने की सज़ा मिलनी थी। वो 5-5 साल से जेल में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी मतलब क्या हक है, केस ही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके की PIL डाल के काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत पहुँचाई गई है। अब आके आपको पता है कि जो मिड डे मील आजकल पता होगा कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, जो प्राइमरी वाले स्कूल होते हैं, उसमें बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम आया ना मिड डे मील का, वो भी एक PIL की वजह से ही हमारे देश में शुरू हुआ है। ये देखिए, ये कुछ हमें चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या है, पहली फ़ोटो जो है कि ड्रॉट, सूखे की वजह से राजस्थान उड़ीसा में काफ़ी सारे लोगों को खाने की कमी झेलनी पड़ी। इस गवर्नमेंट के गोडाउन जो है वो तो ग्रेन से फुल थे, मतलब जैसे कि जो FCI होती है ना, वहाँ पे तो अनाज भरा पड़ा था और लोग भूखे मर रहे थे। उस अनाज को जो गोडाउन में पड़ा हुआ था गवर्नमेंट के चूहे खा रहे थे और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे थे। भाई ये कैसी सिचुएशन है। इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगरी एडमिस्ट प्लेंटी, हंगर होती है भूख, एडमिस्ट प्लेंटी मतलब इतना अनाज होने के बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस तरीके की एक पीपल ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसने एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट को। तो इट स्टेटेड दैट कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो कि गारंटी किया गया है आर्टिकल 21 में, उसके अकॉर्डिंग राइट टू फूड भी इंक्लूड होना चाहिए। तो फिर राइट टू फूड कहा कि राइट टू फूड कहाँ से आया, हमारी इस PIL से आया कि PIL जो पड़ी इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भाई क्यों चूहों को खिला रहे हो, इंसानों को ही खिला दो। तो इस आर्टिकल के थ्रू PIL की हेल्प से लोगों को खाना मिला। और ये जो है ना हमारा मिड डे मील स्कीम भी इसी तरीके से चालू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ी और मिल गया इंसाफ। अब आगे आता है फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स। जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए जो जस्टिस का है वो केस एक तरह से PIL ने काफ़ी ज़्यादा खोल दिया है लोगों के लिए। कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स हमें जो संविधान ने दिए हैं, कोर्ट जो है काफ़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनको इंटरप्रेट करने में। स्पेशली आर्टिकल 21 को तो बहुत गजब तरीके से, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारे राइट्स हमें राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसके अंडर में मिड डे मील स्कीम भी इसी के अंडर जो है स्टार्ट की गई है, राइट टू फूड के अंदर। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of common people. But कई बार ऐसी judgments भी आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि जो सरकार है जो जुडिशरी है वो तो लोगों के खिलाफ ही काम कर रही है। ऐसे ही केस था, एक्टिविस्ट
who work on issue of concerning right to shelter and housing for poor believe that recent judgment on evictions are far cry from earlier judgments। तो मतलब क्या हुआ था ना, आपने केस सुने होंगे, मूवीज़ देखी होंगी कि लोग फुटपाथ पे सोते हैं। क्या फुटपाथ पे सोना किसी को पसंद होगा? क्यों सोएगा कोई फुटपाथ पे? क्योंकि उनके पास घर नहीं है। कि ये चीज़ कोर्ट नहीं देख सकती, कोर्ट ने कहा कि इन सबको फुटपाथ से उठा के फेंको। भाई क्यों फेंको? हमारी एक डेमोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कोई फुटपाथ पे सो रहा है तो ये सरकार की गलती है कि सरकार ने उसको घर प्रोवाइड क्यों नहीं किया है ना। तो उनको हटा करके फेंक देना बिल्कुल गलत था। अब वो क्यों सो रहे थे वहाँ पर, क्यों रह रहे थे? क्योंकि जहाँ पर भी वो छोटा मोटा काम करते थे उस काम के पास वो फुटपाथ की जगह थी और उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो कहीं पर और जा कर के रह सकें। तो एक केस चला, ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कब चला ये केस? 1985 में। पहले तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको हटा दो, बट फिर से केस गया ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये वाला जो केस गया ना, इसमें बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है फाइनली। इस केस में जो ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, इसमें राइट टू लाइवलीहुड मतलब जो आपका जीवन यापन करने का, कमाने का अधिकार है, इसको माना गया। कि इसमें बोला गया कि जो इशू है कि इंसान सिर्फ ज़िंदा रहे, मेर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं कि आप जानवरों की तरफ ज़िंदा हैं, आप एक डिग्निटी की लाइफ जिए, आप ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें आप खुश रह सकें। ये हक है हमारा और ये हक देना सरकार का काम है। तो इसीलिए कि लोगों को जो स्लम से, झोपड़पट्टियों से निकाला जाता है, ठीक है, वो चीज़ भी गलत है। वो झोपड़पट्टियों में क्यों रहते हैं, वो इस तरीके से झोपड़ियाँ बना के क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके काम के पास होता है, वो उनके पास और कोई जगह नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई जवाब तो था नहीं कि उनको हटाया क्यों ना जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पिटिशनर जो स्लम पे रह रहे हैं या फिर पेवमेंट्स पे, फुटपाथ्स पे रह रहे हैं, तो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके गाँव में कोई जॉब नहीं है, वो सिटीज़ में आके रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो सही जगह रह सकें। तो कंक्लूजन ये निकला कि एविक्शन ऑफ द पिटिशनर विल लीड टू डेप्रिवेशन ऑफ द लाइवलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ। कि अगर आप उन लोगों को उन झोपड़पट्टियों में से हटा देंगे या फिर आप उनको उस फुटपाथ पे से हटा देंगे तो वो अपना लाइवलीहुड, वो कमाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कमा ही नहीं पाएंगे तो वो जिएंगे कैसे? तो आप राइट टू लाइफ उनसे छीन रहे हैं, जो कि किया नहीं जा सकता। तो यही था। अब आगे देखिए, अनदर इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन्स एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनरी लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट टेक टू हियर केस। एक और जस्टिस होता है, एक कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इतने ज़्यादा सालों तक जो केस चलते रहते हैं उसका तो खैर आज तक भी कुछ रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। हमारे देश में एवरेज टाइम पीरियड ही बहुत ख़राब है, कुछ कुछ केस तो 30 साल तक चलते रहते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस denied is often used to characterize the extended time period that courts take। कोर्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कोई भी डिसीजन देने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है फ़िलहाल वो 34 है और इतने ही जजेस अपॉइंटेड है, कोई वैकेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 424 वैकेंसीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट में देखिए 5135। कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़, आप सोचिए ये इतने जजेस आएंगे तो कितने ज़्यादा केसेस ये सुन पाएंगे, है ना। लगभग आप समझ लीजिए, देखिए पूरे 5,500 जजेस की कमी है। तो ये बहुत ही गलत बात है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज़ नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी, फिर भी मतलब चाहे जो भी हो, केसेस में कुछ कई बार गलत जजमेंट्स आ जाते हैं या फिर उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है, फिर भी हर चीज़ के बाद भी जुडिशरी ने बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की डेमोक्रेसी में। और हमें जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो एक्सेसिव पावर है उससे भी बचाया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बिल्कुल सही ही एनविजन किया था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना हमारे देश की डेमोक्रेसी को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।